और उसी में कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं, मतलब थोड़े से जो हम लोग ने कल करे थे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन थोड़े से हम लोग एडवांस लेवल के टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे एक ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। इसमें जैसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला है आपका K2Cr NO NH3Cn होल 4, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ, 1.73। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाए तो उससे आप सीधे एन की वैल्यू लिख लिया करो। एन मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 तो है, 1 इसमें आएगा, कितने अनपेयर्ड होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। है बनाएगा, ठीक है। तो ये सभी को फंडा पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट का जो इंट्रीगल पार्ट होता है वही एन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग डायरेक्ट यूज किया करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, ठीक है, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जरूर होगा, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, मतलब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है इस क्वेश्चन में। और हमसे कह रहा है बताओ इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, तो आपको को जैसे आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आप लेफ्ट टू राइट चलोगे, है ना। सबसे पहले पोटेशियम मिल जाएगा आपको, ये पोटेशियम, तो इसका नाम लिख दोगे आप पोटेशियम, ठीक है। फिर लीगेंड्स का नाम लिखोगे, तो लीगेंड्स में ये तीनों लीगेंड है ना, अलग अलग टाइप के, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो ये तो आपका नाइट्रोसो एन से स्टार्ट होगा, अमोनिया एमीन ए से स्टार्ट होगा, साइनाइडो सी से। तो सबसे पहले एमीन को लिखेंगे हम लोग, तो एमीन लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, साइनाइड, साइनाइडो, लेकिन 4 साइनाइडो तो क्या लिखेंगे, टेट्रा साइनाइडो। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे एनओ बैठा हुआ है, ये एनओ एक ऐसा लीगेंड होता है, ये कहीं भी अगर बैठा हो तो अपने आप में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये दो फॉर्म में रह सकता है। एनओ दो फॉर्म में रह सकता है ना बेटा, एनओ एनओ फॉर्म न्यूट्रल भी रह सकता है, एनओ न्यूट्रल फॉर्म में भी रह सकता है, NO प्लस। और एनओ कैटाइनिक फॉर्म में भी रह सकता है ना। तो अगर एनओ न्यूट्रल होगा तो उसको मुझे नाइट्रोसिल बोलना पड़ेगा, और NO प्लस होगा तो क्या बोलना पड़ेगा, सोनियम। नाइट्रोसोनियम बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोले बेटा उसका नाम, नाइट्रोसिल बोले कि नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। सर नाइट्रोजन। है ना, नाइट्रोसोनियम। क्यों नाइट्रोसिल क्यों नहीं, सर बता चुके हैं, अगर आयरन और क्रोमियम होता है तो NO प्लस। यस सर। अच्छा ये तुम लोग को बताया था मैंने। तो एक वो, हाँ वो कॉन्सेप्ट भी है, हम होता है जो मैंने शायद तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक करके बता दिया होगा, कि क्रोमियम के साथ NO जब भी होता है तो वो +1 नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ये बढ़िया फंडा है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप बोल सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये ना पता होता, अच्छा अगर ये क्रोमियम ना होता कोई दूसरा मेटल होता, फिर तब आयरन को छोड़ के न्यूट्रल लेते हैं, अगर आयरन भी ना हो। नहीं, नहीं ये नहीं होता है, ये मैंने बताया भी था कि ऐसा मत का मतलब ये मत समझो। देखो आयरन क्रोमियम के साथ तो NO प्लस में रहता है, लेकिन बाकी मेटल के साथ वो NO प्लस में भी रह सकता है और NO के फॉर्म में भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि बाकियों के साथ सभी में वो NO ही फॉर्म में रहेगा ना। तो देखो वहां पे एक डाउट थोड़ा रहता है, देखो उसको निकाल, उसको हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, देखो आपको बेटा इस कॉम्प्लेक्स में उसने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ठीक है। वो उसने इसीलिए दे रखे हैं, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है ना म्यू की, वो आपको इसीलिए दे रखी है जिससे आपको ये क्लियर हो जाए, है ना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पे NO किस फॉर्म में बैठा हुआ है, ठीक है, NO किस फॉर्म में बैठा हुआ है, ठीक है। बोलो भाई, यस सर। सर है क्रोमेट ना। 1 होगा।
क्रोमेट, हाँ क्रोमेट होगा, क्रोमेट सही से लिख लेना, क्रोमेट होगा। है ना क्रोमेट, ये सिर्फ क्रोमेट ही वन तो है। लिखा था ना। वैसे NO+1 है तो सिर्फ वन हो जाएगा। वन हो गया ना। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन अब जो मुद्दे की बात है वो मैं ये बता रहा हूँ कि चलो क्रोमियम के केस में तो फंडा काम आ गया, लेकिन कई बार हो सकता है क्रोमियम ना हो और NO भी बैठा हो, या फिर एक लीगेंड ऐसा एक और लीगेंड होता है, ऐसा यही सेम समस्या आपको एक जगह और फेस करनी पड़ेगी, जब किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर O2 बैठा हो, और भाई साहब O2 तीन केस में रह सकता है। Yes, O2 है तो sir. O2 NO तो minus कभी दो O2 ही 2 फॉर्म में रह सकता है ना। तो O2 तीन फॉर्म में रह सकता है, एक O2 न्यूट्रल फॉर्म में, एक O2 माइनस माइनस और एक O2 टू और माइनस, peroxide और per टू माइनस। है ना। O2 जीरो, O2 न्यूट्रल फॉर्म में अगर है तो डाई ऑक्सीजन बोलते हैं एज ए लिगेंड, O2 माइनस पर ऑक्स नहीं, ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड हो, O2 माइनस क्या हो यस जाएगा, सुपर ऑक्साइड हो, और O2 टू माइनस पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड। तो ये भी एक खतरनाक लिगेंड होता है, जब भी O2 आ जाता है तो वहां भी एक अपने आप में वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वहां पे तीन तीन पॉसिबिलिटी होती है और हम लोग को चेक करना पड़ता है, ठीक है वो किस फॉर्म में। तो ऐसे ही NO का भी केस है, तो यहाँ पे ऐसे केस में आपको कोई ना कोई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर दी जाएगी, क्योंकि बिना इस इंफॉर्मेशन के कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ तो चलो थंब रूल लग भी रहा है, कई बार थंब रूल नहीं लगता हुआ दिखाई देगा। तो उसका तरीका यही है कि देखो, आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। क्रोमियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम का आर्गन 4s1 3d5, ठीक है। और आपको yes, एक रिवर्स मैनर में इंफॉर्मेशन पहले से ही है कि क्रोमियम के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वन। है ना। अच्छा, इसका मतलब कि क्रोमियम किसी हायर ऑक्सीडेशन नंबर में ही होगा, है ना, जीरो में तो नहीं होगा, क्योंकि जीरो में तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इसमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जब जो उसकी म्यू की वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्रोमियम किसी हायर ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, जैसे मैंने मान लिया क्रोमियम 1 में है। देखो क्रोमियम नॉर्मली 1 2 3 में ही रहता है, क्रोमियम के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं या तो 1 में बनते हैं या 2 में या 3 में, उससे ज्यादा 4 और में नहीं शो करता है, ठीक है। अब देखो क्रोमियम का अगर आप ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाओ ग्राउंड स्टेट में, ये जैसे डी सबसेल है, क्रोमियम का 3D है ये, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है, बोलो भाई, है ना। और लीगेंड देखो भैया, लीगेंड का चेहरा देखो, तो NO, अमोनिया, CN, अरे ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड SFL लिगेंड, है ना, SFL है, वेरी गुड, है ना। तो सभी में देखो नाइट्रोजन, NO में नाइट्रोजन डोनर है, SFL है, अमोनिया भी नाइट्रोजन डोनर है, साइनाइड में कार्बन डोनर कार्बन। है, ये सभी SFL है। SFL है मतलब कि ओवरऑल पेयरिंग होगी। तो अगर तो हमने 5 6 अगर बना दिए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 5 होंगे 6 नहीं होंगे, है ना, 6 से गलत हो जाएगा, है ना, ये वाला केस है। तो अब देखो अगर हम लोग पेयरिंग कराएंगे तो ये इसमें टपक जाएगा, ये इसमें टपक जाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, बोलो भाई एक रह जाएगी नहीं रह जाएगा, यस ठीक है। इसका मतलब जो उसने बोला है वो सिचुएशन यहाँ फिट बैठ रही कि नहीं बैठ रही, एक अनपेड, ठीक है, बोलो भाई, है ना। सर हाँ बोलो। सर रिपीट कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा बिल्कुल बेटा। तो देखो इसमें मैं ये बता रहा था कि क्रोमियम यहाँ पे जैसे मैंने माना +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो D5 का केस है, D5 का मैंने कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, है ना। अब लीगेंड बेटा इसमें सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, देखो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड पेयरिंग तो कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे तो ये वाला इसमें टपक जाएगा, ये वाला इसमें टपक जाएगा, तो पेयरिंग होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन तब भी रह जाएगा, है ना। देखो पेयरिंग करा दो, पेयरिंग कराने के बाद 2 डब्बे भर जाएंगे, एक ऑर्बिटल रह जाएगा खाली, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा,
और इसका म्यू अगर निकालोगे तो उतना ही आ जाएगा 1.73 बोर मैग्नेट। ठीक है, तो ये उस इंफॉर्मेशन से मैच कर गया। अच्छा, एक सेकंड चेक कर लो कि क्रोमियम 2 में तो नहीं है, चेक करने में कोई बुराई नहीं। अगर सपोज क्रोमियम 2 में होता तो 3D4 का केस होता है, समझो मेरी बात। और अगर 4 होता तो ये वाला इसमें टपकता, ये इसमें टपकता, कितने अनपेड हो जाते? जीरो। 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 इसका तो म्यू ही जीरो आ जाता, जबकि उस कॉम्प्लेक्स का म्यू कितना है 1.73। इसका मतलब 100% क्रोमियम +2 में तो नहीं बैठा है, मतलब ये वाला केस क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्रोमियम 3 में बैठा +3। हो, है ना। क्रोमियम 3 में ज्यादातर कंपाउंड में 3 ही में मिलता है, तो ये वाला केस हो जाएगा। और अगर 3 में बैठा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो गई तो भी एक अनपेड हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो यहाँ में दो पॉसिबिलिटी मिल गई, तो या तो क्रोमियम 1 में होगा या क्रोमियम 3 में होगा। बोलो भाई, या तो क्रोमियम 1 में होगा या क्रोमियम 3 में होगा। अब कैसे पता लगाएं कि कौन सा केस है? तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स तो दिया है ना, आपको उल्टा ही तो चेक करना है। देखो कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है, इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ, तभी समझ में आएगा। आओ बेटा तुम नीचे आओ पहले, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है, आप मान लो कि पहला केस मान लो कि क्रोमियम +1 में, केस नंबर 1, क्रोमियम किसमें, +1 में, और ये रख दो वैल्यू। तो देखो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर रख दो। पोटेशियम की कितनी हो जाएगी 2, क्रोमियम +1 में है, एनओ की पता नहीं है। देखो अनो जिसके बारे में तुम्हें पता लगाना है वो किस में है, उसकी अननोन मान लो 0, है ना बेटा। और अमोनिया 0 में ही होता है, CN ऑलवेज -1 में होता है, 4 साइनाइड है तो -4। तो इससे बेटा एनओ पे पूरे एनओ पे नेट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? तो +1। +1। ठीक है, तो यहाँ अगर इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर क्रोमियम +1 में होगा तो NO की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए, +1। ठीक है, लेकिन अभी एक पॉसिबिलिटी और है हमारे सामने। अभी तो एक ही केस चेक किया ना, अगर क्रोमियम 3 में होगा हुआ तो एक बार इसको चेक करो जरा, सर -1 आ रही है। है ना। और क्रोमियम जरा -1 1, होती नहीं है इसमें। हाँ गुड। तो यही ये एक्चुअली तरीका होता है। लेकिन इसमें जैसे आपने एक बार 3 लिया तो ये -1 आ जाएगा, और NO की -1 ऑक्सीडेशन नंबर, NO की -1, NO माइनस करके कोई लिगेंड नहीं होता है। NO या तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, या तो +1, नॉट पॉसिबल, या बोल दो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा DNA बोल दो, ठीक है, कि ऐसा लिगेंड होता ही नहीं है भैया। लिगेंड तो हम लोग ने सारे पढ़ ही लिए ना। इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल है क्या? केस 3 इज नो सर। नॉट पॉसिबल। इसका मतलब केस 3 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 100% केस 1 ही एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब क्रोमियम 1 में बैठा है, और क्रोमियम को जब मैंने +1 में लिया तो NO का +1 में आया। इसका मतलब इसका IUPAC नेम लिखते समय इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, वो आपने थंब रूल लगा के भी बता दिया था। अच्छा, ऐसे केस में थंब रूल बड़ा काम आता है, क्योंकि जिसको बच्चे को याद होगा वो इतना सब नौटंकी को करेगा, वो सीधे ही ना लिख देगा नाइट्रोसोनियम। बोलो बेटा, है ना। और नाइट्रोसिल लिख के NO की +1 लेके क्रोमियम पे उल्टा निकाल लेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे करना ज्यादा बेटर रहता है कि जैसे मुझे याद था या मैंने वो थंब रूल बताया था कि NO क्रोमियम के साथ NO +1 में होता, तो मैं NO की +1 ले लेता चुपचाप, और उल्टा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता, और वो 1 ही आ जाती, और सीधे मैं कर देता ये। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी O2 आ जाए, क्योंकि O2 के लिए कोई थंब रूल नहीं होता है, ठीक है,
तो बेटा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने किया ये क्वेश्चन। बोलो भाई, है ना? यहाँ पे अगर आयरन होता तो भी ऐसे ही करते। हाँ, अगर सेंट्रल एटम आयरन होगा तो भी NO हमेशा +1 में होगा। मतलब इन दोनों के लिए तो आप लोग निश्चिंत रहना। क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है और आयरन का कॉम्प्लेक्स है, तो NO हमेशा +1 में ही रहता है। ये आप डायरेक्ट आंख बंद करके लगा सकते हो। लेकिन अगर सेंट्रल एटम आयरन और क्रोमियम को के अलावा कोई हो तो फिर आपको जैसे मैंने किया है बेटा ये केस बना के, ऐसे ही करना है आप लोग भी। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो सर क्योंकि आयरन और कोबाल्ट में क्या कह रहा हूँ? सर आयरन और कोबाल्ट में श्योरली कैसे कर सकते हैं NO+ ही होगा, मतलब कोई रीजन होगा? नहीं, रीजन क्या है, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनमें NO की +1 ही आती है, जितने स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, ये ये दिव्य ज्ञान तब प्राप्त होता है जब आप 500,000 क्वेश्चन लगा डालो किसी एक चैप्टर में, तो ये दिव्य ज्ञान की बातें तब प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको डायरेक्ट लगाना है बेटा, अभी आपको कोई इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि वो मैंने आपको थंब रूल जो बताया है वो क्रोमियम आयरन के लिए लगा सकते हो, लेकिन बाकी किसी के लिए नहीं। अच्छा, ओके सर। IUPAC ने मैंने बता दिया। अब और भी बातें पूछी है, देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछी है। दूसरे पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी पूछ रहा है। तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो जरा क्या है कॉम्प्लेक्स का। 6 फिक्स है सर। है, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में एक ही तो शेप होता है VBT के अकॉर्डिंग, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ही होता है ना। मतलब सेकंड पार्ट का आंसर तो सीधे ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है थर्ड पार्ट में हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, जब उसने म्यू, है ना, म्यू की वैल्यू दे दी है तो सीधे म्यू का इंटीग्रल पार्ट ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। फिर अगला पार्ट कह रहा है इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है ना, जब एक अनपेड रह ही रहा है तो पैरामैग्नेटिक ही तो होगा। ठीक है, फिर कह रहा है EN रूल EN नंबर निकालो। तो EN नंबर किससे निकालेंगे भाई? फॉर्मूले से लगाए निकालेंगे। EN का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ट्वाइस इनटू कोड, है ना। अब यहाँ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की 35 आएगा। 35 है ना। तो ये 35 आएगा। ठीक है, सही कह रहे हो भाई, 23 + 12। इसका मतलब क्या ये EN रूल फॉलो कर रहा है नो ना? सर। नो सर। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है इज दिस कंपाउंड फॉलोज EN रूल, तो हम लोग नो बोल देते हैं, है ना, क्योंकि 36 आता तो EN रूल फॉलो करता। और लास्ट में कह रहा हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर D2sp3। D2sp3। D2sp3, है ना, क्योंकि बेटा इसमें बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, 2 बचेंगे ऑर्बिटल, तो D2sp3। तो D सबसेल के 2 डब्बे खाली हो जाएंगे। और जब जब D सबसेल के 2 डब्बे खाली हो जाएंगे वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो ये दोनों डब्बे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, यस। है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है, जिससे आप लोगों को इस तरह के और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमें वहाँ पे इस बातें, हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा, बिल्कुल। एक सेकेंड रुक जाओ बस, है ना। देख लो, इसमें नोट करना हो तो कर लो पहले। Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो।
सर अगर किसी एक कंपाउंड में सर लिगेंड सर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड दोनों ही हो तो सर हम मतलब तो हम पेयरिंग देखो ये जो तुम पूछ रहे हो ना, इसी के लिए सीएफटी दी गई है, वीबीटी फेल हो जाती है ऐसे केस में, ओके सर, मतलब है ना। अभी ये आगे आएगा ना। हाँ, ये अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अच्छा ओके ओके। हो गया। जब जब भी गठबंधन की सरकार होगी, मतलब कुछ वीक फील्ड लिगेंड बैठे होंगे एक ही कॉम्प्लेक्स में, तो कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, तो वीबीटी वहां पे सरेंडर कर देती है, बोलती भैया हम नहीं जानते। ठीक है, वहां पे आपको जो आंसर मिलेगा वो थ्योरेटिकली सीएफटी से मिलेगा, क्रिस्टल फिल्टर, है ना। अच्छा, एक अच्छा, लो ये वाला क्वेश्चन करना है, ये एडवांस में आया 2013 में। इसमें देखो आपको 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, पी क्यू आर, ठीक है, और आपको पूछा जा रहा है इन कॉम्प्लेक्स को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। इन कॉम्प्लेक्स को इनके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का म्यू के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखो इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, सबसे पहले काम यही करना हम लोग ट्राई करेंगे। है। हाँ करो, एक बार ट्राई करो सभी लोग। मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, सर बाकी आप 6 लोग के ट्राई। लिए फेल हो जाएगी ना वीबीटी, मतलब पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट। देखो, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसमें भी ऐसा नहीं कि वीबीटी हमेशा फेल हो जाएगी। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और लीगेंड डब्ल्यू एफ है, तो वीबीटी जिंदाबाद है, मतलब वीबीटी एप्लीकेबल है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड ओके सर। लिगेंड है तो वीबीटी लग भी सकती है, चांस की बात है, और फेल भी हो सकती है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐसा नहीं कि हमेशा वीबीटी से आंसर देना गलत हो जाएगा। अगर वी फील्ड लिगेंड है तो नो टेंशन, जैसे इस एग्जांपल में आप देखो तो सारे वी फील्ड लिगेंड है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। इसमें वीबीटी से करो चाहे सीएफटी से करो, आंसर सेम है। है ना, करो सभी लोग, अटेम्प्ट करो एक बार। और इसका, इन तीनों कॉम्प्लेक्स का म्यू निकालना है, म्यू का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। सर बी। ये सर भी आ रहा है। बी आ रहा है। यस सर। बी ही आ रहा है, सही करो। ठीक है। यस सर बी और यस। बी आ रहा है। तो देखो इन क्वेश्चनों में आपको म्यू जैसे निकालना है, तो पहले तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, आयरन न्यूट्रल का लिख दिया मैंने। और फिर क्या करना है आपको, उस कंपाउंड में आयरन किस ऑक्सीडेशन नंबर में है, जैसे पहले में निकाला होगा तो +3 आया होगा। +3। ठीक है, +3 और +3 का हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल जाएंगे, एक डी से निकल जाएगा, है ना। अच्छा, तो इसका जब आपने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया होगा, 3D ऑर्बिटल सबसे पहले ही बनाते हैं, 5 बनते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 3D। अच्छा, फिर लीगेंड का नेचर देखा होगा, तो लीगेंड भैया इसमें क्या है, वीक फील्ड लीगेंड। ठीक है, तो पेयरिंग तो होगी नहीं, इसका मतलब WFL बैठा हुआ है, तो नो पेयरिंग। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, पूरे पूरे 5। 5 अनपेड। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 5.9 बोर्स में। ठीक है, ये जैसे पहले वाले में हो गया। अब दूसरे वाले में कॉम्प्लेक्स वेनेडियम का है, वेनेडियम का 23 होता है, विराट कोहली है ये, तो 4s2 3d3। अब वेनेडियम किस ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है, 2+1। +2।
है ना, तो S से 2 निकल जाएंगे, D में 3 जिंदाबाद रहेंगे। अब ग्राउंड स्टेट में जरा देखो कॉन्फ़िगरेशन, तो D3 का केस है बेटा ये, तो D सब सेल में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर लीगेंड देखा, अरे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन डोनर होता है, मतलब वाटर वीक फील्ड लीगेंड है, WFL है, मतलब पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, नहीं, है ना, नहीं पेयरिंग होगी। और 3 ही अनपेड रह जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, है ना, तो इसका म्यू की वैल्यू 3.9, बोर नहीं होगा। फिर जब तीसरा कॉम्प्लेक्स आपने किया होगा, तो उसमें सेंट्रल एटम आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर देखी होगी तो 2+ में बैठा है, और आयरन न्यूट्रल का तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, कितना है 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो 4s2 3d6, ये 4s0 3d6, है ना, तो इसके डी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, तो ऐसे फिलिंग होगी, तो इसमें कितने अनपेड, 4 हो जाएगा NQ। 4, है ना, 4 और लीगेंड तो सब में ही WFL है, तो पेयरिंग तो होने से रही, तो इसका म्यू आ जाएगा 4.9। 4.9। अब है ना, सीधी सी बात है भाई, जिसका n ज्यादा उसका म्यू भी ज्यादा, तो सीधे आप n की वैल्यू देख लो, सबसे ज्यादा एनपेड इलेक्ट्रॉन इसी में है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया P का, इसके बाद तुम्हारा लास्ट वाले का R का, और फिर Q का, तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा P, फिर R या P, या इंक्रीजिंग में QRP हो जाएगा, तो बी आंसर है, बिल्कुल सही बी आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे VBT से सही आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि लीगेंड सारे वीक फील्ड लीगेंड है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर इनका 6 है, जैसे कल मैंने बताया था कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर केस में एक डाउट रहता है, VBT ज्यादातर केसेस में फेल होने लगती है, लेकिन हमेशा नहीं फेल होती, उसका रीजन क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं तो वहां पे फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन, सॉरी लिमिटेशन, सॉरी एप्लीकेशन तो पढ़ लिए हम लोग VBT का, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन, ठीक है, कि क्या कमियां हैं VBT में, क्या क्या कमियां हैं, तो लिख लो भाई, लिमिटेशंस ऑफ VBT, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशन है वो कौन सी है, वो पता होनी चाहिए। देखो, पहला पॉइंट देखो, क्या लिखा हुआ है, बार पढ़ लेते हैं। कह रहा वाइल द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू ए लार्ज एक्सटेंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स, है ना, बोल रहा है वैसे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक मोमेंट, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ कंपाउंड में ये, है ना, सफर करती है थोड़ी। तो देखो इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ए नंबर ऑफ एजम्पशन आर इन्वॉल्व, VBT की पहली लिमिटेशन ही यही है, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एजम्पशंस इन्वॉल्व होते हैं, और उन एजम्पशंस को लेने के बाद हम लोग सही आंसर दे सकते हैं VBT के बेसिस पे, ठीक है। और उन एजम्पशंस के पीछे क्या लॉजिक है वो VBT ने एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना, या VBT के थ्रू उसको हम लोग थ्योरेटिकली नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए ये एक बहुत मेन ड्रॉबैक बन जाता है या लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है। बोलो भाई, जिसमें चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि क्या एजम्पशंस होते हैं, या कौन सी बातें ऐसी होती हैं जो एज ए एजम्पशन यूज की होती हैं VBT में, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तब समझ में आएगा वो। देखो, लिख लो सम एग्जांपल्स वेयर VBT फेल्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल ही हम लोग देख लेते हैं जहाँ पे VBT फेल होती है, और फिर वहां पे कुछ एजम्पशंस लेके हम लोग को क्वेश्चंस को करना पड़ता है। जैसे एक एजम्पशन आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, एक एजम्पशन, पहला एजम्पशन, और ये ज्यादातर
हम लोग को यूज करना पड़ता है क्वेश्चन में। क्या एजम्पशन है? एजम्पशन ये है कि जैसे ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन आप लोगों ने सभी लोग जानते हो बाइडेंटेट लिगेंड होता है ना? ये इसका सिंबल है। इसको या तो हम लोग C2O4 2 माइनस ऐसे भी लिखते हैं, या फिर इसका फॉर्मूला ओपन कर दो तो ये इसका फॉर्मूला। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सलेट जो है, ऑक्सलेट लिगेंड ये कैसा लिगेंड है, ये SFL है कि WFL 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 है ना? तो सभी लोग हम लोग पढ़ चुके हैं अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ऑक्सलेट में भैया ऑक्सीजन डोनर है, और ऑक्सीजन डोनर वाले क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन एक केस ऐसा बनता है, एक केस ऐसा देखा जाता है जिसमें ये ऑक्सलेट लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की तरह ना बिहेव करके उल्टा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है ना? क्या केस है तो मैं लिख देता हूं, विद कोबाल्ट, विद कॉम्प्लेक्स, ऐसे लिखो, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन। ठीक है, अगर कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आप देख लीजिएगा, उसमें 3 होनी चाहिए। ठीक है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन में बैठा है? 3 में, और उस कॉम्प्लेक्स में लीगेंड बैठा हो क्या? ऑक्सलेट आयन। ठीक है, या फिर वाटर, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन डोनर वाले जो 3 हैं, ये लीगेंड ऑक्सलेट आयन। अच्छा, यही फंडा वाटर OH आयन के भी लग जाता है, तो मैंने साथ लिख दिया इनको। तो ये ऑक्सलेट आयन, वाटर और हाइड्रोक्साइड आयन, although they are weak field ligand, but they behave as a strong field ligand with cobalt 3+ complex। तो ये जो लिगेंड हैं, जो नॉर्मली ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ये कैसे बिहेव करने लगते हैं? SFL की तरह बिहेव करने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगते हैं। मतलब पेयरिंग करा देते हैं, मतलब हो जाती है पेयरिंग। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, सो Na3COOX होल थ्राइस। ये इस कॉम्प्लेक्स में यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने लिखा हुआ है। एक और ले लेता हूँ, वाटर के साथ ले लेता हूँ, चलो एक ये हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप देखो, इन दोनों एग्जाम्पल में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 3 है ना? और इसमें जैसे ऑक्सलेटो लिगेंड बैठा हुआ है, इसमें वाटर लिगेंड बैठा हुआ है ना? वैसे ये दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन इन दोनों कॉम्प्लेक्स में ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। ठीक है, देखो इसका निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कोबाल्ट का 27 होता है। ठीक है, आर्गन 4s2 3d7। अच्छा, कोबाल्ट 3+ में बैठा है, तो 3+ का करो जरा कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा? तो कोबाल्ट 3+ में D6 का केस बन जाता है। ठीक है, D सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब जरा बनाओ उसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाओ, ग्राउंड स्टेट डी सबसेल। डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, अगर आपसे अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ना बताता तो, और आपसे मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछता, तो ऑटोमेटिक आप गलत आंसर दे देते, क्योंकि आपको पता ही ना होता, तो आप बोलते कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 होगा, है ना? क्योंकि आप पेयरिंग ना कराते तो बोलते कि वो ऑक्सिलेटो वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन है ना, और आपसे पूछता मैं कि ये कॉम्प्लेक्स पैरा है कि डाया, तो आप बोल देते कि पैरा मैग्नेटिक है ना? इसका म्यू भी आप इतना नहीं बोल देते, 4.9। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया इस कॉम्प्लेक्स में, इन कॉम्प्लेक्सेस में, तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर आता है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर को हम लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से ऑब्जर्व कर सकते हैं।
NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को चेक कर सकते हैं। तो इसको जब इस कॉम्प्लेक्स को देखेगा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स, बेटा भैया इनका म्यू 0 आने लगा है। एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है? 0 आता है। ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। इनका हाइब्रिडेशन D2sp3 बोला जाता है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ होगा, है ना, जब ये देखा गया कि भैया ये कॉम्प्लेक्स तो क्या आ रहा है? डायमैग्नेटिक, लेकिन VBT के बेसिस पे क्या आ रहा है? पैरामैग्नेटिक। तो बोला गया कि भैया ये डायमैग्नेटिक तो तभी हो सकता है जब पेयरिंग क्या हो गई होगी? पेयरिंग हो गई होगी यहाँ पे, तभी तो वो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर हम लोग थ्योरेटिकली जस्टिफाई कर पाएंगे। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, लेकिन ऐसा सभी के लिए नहीं होता है। ये बस ये कोबाल्ट 3+ के साथ ही ऐसा देखा गया है। मतलब कोबाल्ट 3+ के साथ जब ऑक्सीजन डोनर वाले लिगेंड आके चिपकते थे, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते थे, तो वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाते थे, ठीक है। D2sp3 हाइब्रिडेशन आता था, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो VBT में एक थंब रूल दे दिया गया। VBT पढ़ते समय हम लोग एक थंब रूल का यूज करते हैं और बोलते हैं कि कोबाल्ट 3+ के साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट 3 का कॉम्प्लेक्स है, और ये मुन्ना भाई बैठे हुए हैं, ऑक्जेलेट ओ वाटर OHN, तो हम लोग इनको पहले ही कैसे, इनको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कराएंगे, तभी वो हमारा एक्सपेरिमेंटल जो आंसर है, रिजल्ट है, वो जस्टिफाई हो पाएगा, ठीक है। बोलो भाई। लेकिन ये बस एक एजम्पशन है VBT के बेसिस पे। लेकिन अब इसमें और अगर डीप में जाओ और इसके रीजन के बारे में समझो, जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोबाल्ट ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, मतलब ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्डिंग क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो इसका आंसर VBT के पास नहीं है। VBT इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग फिर किस थ्योरी से? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मिलता है। तो ये एज ए लिमिटेशन हम लोग पढ़ते हैं, एज ए एजम्पशन हम लोग इसको VBT में यूज करते हैं, ठीक है। बोलो भाई। इसको आप लोग याद रखिएगा, कई इस पे JEE 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, केवल इसी कोबाल्ट 3+ वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें लिगेंड ऑक्सलेट वाटर या हाइड्रोक्साइड में कोई हो, तो फिर पेयरिंग करा दीजिएगा, ठीक है। और रीजन हम लोग है ना, हाँ क्या ये लिमिटेशन, अरे ये नोट मत करो, सीट में सब लिखे हुए हैं, उससे नोट कर लेना। ये मैंने रेजोनेंस की सीट से ही कॉपी किया है। सर नोट करने में टाइम लगेगा ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं, बस समझते जाओ। ये नोट कर लो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नोट कर दो, ठीक है। चलिए कर लो। ठीक है, चलो भाई। तो इसके बाद अब इसमें आते हैं सेकेंड पॉइंट में। ऐसे ही आते हैं, एक एजम्पशन और है, ये भी बहुत पॉपुलर है। देखो, हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हम लोग ने कॉन्सेप्ट से निकाला था, CP नॉक्स वाला निकाला था। ये मैंने याद करने का एक तरीका आप लोगों को बताया था CP नॉक्स में, कि अगर कोई लिगेंड, अगर कार्बन डोनर है, फास्फोरस डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अगर लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन है तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। अच्छा, और इसकी एक लिमिटेशन बताया था कि ये केवल किसके लिए वैलिड था? ओनली वैलिड फॉर 3D सीरीज। हाँ, 3D सीरीज मेटल के लिए वैलिड था। अच्छा, अभी तक हम लोग ने जितने एग्जाम्पल करे हैं उनमें 3D सीरीज वाले ही लिए भी हैं हम लोगों ने, है ना। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि आपको एग्जाम में जो कॉम्प्लेक्स दिया जाए उसमें सेंट्रल एटम 3D का ही हो सकता है, 4D वाला हो सकता है, 5D का। तो वहां पे ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, तो बोलते हैं, ये लिख लो एक स्टेटमेंट, लिख लो इन कॉम्प्लेक्स ऑफ 4D and 5D series,
in complex of 4D and 5D series transition series. Transition series elements all weak field ligand, all WFL behave as a SFL. देखो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर 4D और 5D सीरीज का कोई सेंट्रल एटम देखिएगा कॉम्प्लेक्स का, और वो 4D और 5D का हो, और उसमें कोई वीक फील्ड लिगेंड बैठा हो, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, वाटर, ठीक है, जितने भी वीक फील्ड लिगेंड है, तो बेटा वो सभी वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे 4D 5D सीरीज एलिमेंट के साथ, ठीक है। मतलब सारे वीक फील्ड लिगेंड सारे सिकंदर हो जाएंगे, मतलब सारे ही स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, मतलब फिर इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। बोलो भाई। सर मतलब कोई भी वीक फील्ड लिगेंड बचेगा ही नहीं। बचेगा ही नहीं। तो मतलब जो ये वर्ड है SFL और WFL, ये सही बोला जाए तो केवल 3D सीरीज एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल। ये जो हम लोग पढ़े हैं ना, VBT में पढ़े नहीं है SFL WFL, तो उसकी भी लिमिटेशन है। ये जो लीगेंड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये कोई यूनिवर्सल कैटेगरी नहीं है। ये तब तक वैलिड है अगर उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम 3D सीरीज को बिलोंग कर रहा है, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हो, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो 4D 5D को बिलोंग करेगा, तो सारे वीक फील्ड लेंगे, मतलब सारे लीगेंड SFL हो जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मतलब वीक भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब वही बात है, जैसे मैं एग्जांपल कुछ ले लेता हूँ, नीचे एग्जांपल लिख देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि जैसे प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स दिख जाए आपको, जैसे ये है PTCl4 अमोनिया, तो आप वैसे अगर अगर आप ये नहीं देखोगे सेंटर एटम कौन है, आप डायरेक्ट देखोगे अरे क्लोराइडो है, और क्लोराइडो को आप WFL बोल के अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा इस कॉम्प्लेक्स का। लेकिन सच्चाई है कि PB5D सीरीज है, तो उसके साथ तो कोई भी बैठा हो भैया, क्लोराइडो हो कोई भी हो, सब SFL की तरह बिहेव करेंगे, पेयरिंग हो जाएगी। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो DsP2 आएगा, मतलब इसका शेप बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये, ठीक है ना। तो PTCl4 2 माइनस ये आपका एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसमें पेयरिंग हो जाती है ना। जैसे PDCl4 भी इसी तरह के एग्जाम्पल है। ये गोल्ड का ये कॉम्प्लेक्स भी AuF4 माइनस, ये भी बहुत पॉपुलर है, कई जगह मिलेगा आपको। एक ये लिख लो PTCl होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सिसप्लेटिन। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है ये कॉम्प्लेक्स, है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स। इसमें अगर देखो तो 2 क्लोराइडो है, 2 अमोनिया है ना। अगर आप वो ये फंडा नहीं आप ध्यान से लगाओगे तो आप कहोगे कि क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब बताओ पेयरिंग करें कि ना करें। लेकिन सही बोला जाए तो सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भैया, इसमें क्लोराइडो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे बिहेव करेगा, पेयरिंग हो जाएगी इसमें, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक विल्किंसन कैटलिस्ट लिख लो, ये भी बहुत फेमस है। मैं वही लिख रहा हूँ जो बहुत पॉपुलर है, मतलब ये आपको 100% मिलेंगे क्वेश्चंस में, कहीं ना कहीं भोले भटके मिल जाएंगे। ये विल्किंसन कैटलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, बहुत अच्छा एक ये रिएजेंट होता है ना, पता है विल्किंसन कैटलिस्ट। तो आगे पढ़ोगे आप लोग, ऑर्गेनिक में आगे आएगा। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स मैं लिख रहा हूँ, इनमें आप गौर से देखो सेंट्रल एटम या तो 5D को बिलोंग कर रहा है या 4D को बिलोंग कर रहा है, और ये सभी में कॉमन बात है, इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ये सभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है।
ये सभी के लिए कॉमन बातें हैं। किसी का भी हाइब्रिडेशन पूछा जाए इनमें से DsP2 बोल देना, निकाल भी सकते हो और निकालने का तरीका वही है, लेकिन वही बात है ना कि पेयरिंग करा के जब करोगे तभी एक डब्बा खाली हो पाएगा और फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, DsP2 आएगा। लेकिन अगर आपने उसमें बोल दिया कि क्लोराइडो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएंगे और sp3 बोल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ये सभी D8 के केस हैं। D8 चाहो तो मैं बना देता हूँ, ये इनमें किसी का भी सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो D8 बनेगा, मतलब D सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो D8 में अगर लीगेंड कैसे स्ट्रॉन्ग है ना, तो पेयरिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक और पेयर होगा। और वो है ना। तो अगर D8 का केस है और लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर अप हो जाएंगे। लास्ट वाला ऑर्बिटल देखो खाली मिल गया हम लोग को, एक डब्बा मिल गया खाली, और यही डब्बा क्या करेगा, यही डब्बा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा DsP2। ठीक है। तो ये एक दूसरा एजम्पशन मैंने आपको बताया। हाँ, अब आप मुझसे पूछो कि सर इसका रीजन क्या है, तो भैया अभी मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि अभी मैंने आपको CFT नहीं पढ़ाई है। VBT के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है। VBT can't explain why all ligands or why all weak field ligand behaves as a strong field ligand with 4D and 5D transition metal ion। VBT नहीं बता पाती है या उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, तो ये लिख लो, VBT can't explain। ठीक है। ठीक है, इसका रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे CFT जब पढ़ेंगे। ठीक है, CFT के पास इसका जवाब है, VBT के पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, बोलो भाई, दो बातें समझ में आ गई, दो एजम्पशंस यस आगे समझ। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े फिर। तीसरा एक केस लेता हूँ, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी VBT का एक तरह से लिमिटेशन माना जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स IIT का फेवरेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आप पढ़ोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में, हम लोग नाइट्रेट आयन का टेस्ट करते हैं, कंफर्मिटी टेस्ट, तो उसमें ये कॉम्प्लेक्स बनता है। नाइट्रेट के कंफर्मिटी टेस्ट में ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स की ब्राउन रिंग बनती है, और आपके स्कूल में टेस्ट कराया भी जाएगा नाइट्रेट आयन का ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये टेस्ट कराया जाता है 12th क्लास में। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, FeS2 5NO4। ठीक है, और अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको ये तीन बातें बतानी है, कौन कौन सी, डिटरमाइन, पहला बोल दिया जाए बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये बताओ। दूसरा बोल दिया जाए बताओ इसका शेप क्या है, शेप तो ऐसे आप बता दोगे बिना करे भी। तीसरा और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जा सकता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, देखो समझो इस बात को। तो सबसे पहले तो हम आयरन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
है ना। तो 4s2 3d6। अब इस कॉम्प्लेक्स में आप मुझे बताओ आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये काम आपको करना है। +1 +1 है, ठीक है ना। NO की +1 लेना है, आयरन के साथ NO प्लस में होता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही बताया, +1 में आएगा, है ना। आयरन की आप X मान लेना, NO वाटर की 0, NO की +1, सल्फेट की -2 बराबर 0, X बराबर +1। हाँ क्या करूं, बोलो। तो एक बार फिर से बता दीजिए सर, NO किसके साथ +1 शो करता NO केवल 2 मेटल के साथ +1 शो करता है, आयरन के साथ और क्रोमियम के साथ। आयरन का कॉम्प्लेक्स हो, क्रोमियम के साथ NO+1, मतलब इनके साथ श्योर है, और बाकियों के साथ हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। उनके साथ कह नहीं सकते एग्जैक्टली कि +1 में ही होगा या 0 में होगा, वो कुछ भी हो सकता है। अब देखो अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं भाई। ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ इसका। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में पहले कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, 3d, फिर 4s, फिर 4p। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो मैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4p खाली पड़ा हुआ है, 4p वैकेंट है ना। अब जब इसमें आपसे नेचर की बात होगी तो देखो, वाटर इसमें WFL है और NOSFL है। हाँ ये भी देख लो कि क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एप्लीकेबल है, तो आयरन 3D सीरीज को बिलोंग भी करता है, यस और 3D सीरीज के लिए तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यार वैलिड होती है ना। यहाँ तो ऐसा नहीं, जो ऊपर वाला पॉइंट तो नहीं लग रहा इसमें। अब यहाँ गठबंधन की सरकार है, देखा जाए तो वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर के हिसाब से पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन NO में बेटा नाइट्रोजन डोनर होता है, तो NO नाइट्रोजन डोनर होने स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसके साथ पेयरिंग होनी चाहिए। अब बताओ आप क्या करोगे इस स्टेज में, यहाँ पे आप क्या करोगे, पेयरिंग कराओगे कि नहीं कर, क्या करोगे। सर करा देंगे। करा देंगे पेयरिंग। तो कुछ कह नहीं सकते। है ना। तो s ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो बेटा सही, बिल्कुल सही जवाब तो ये है कि यहाँ पे VBT क्या हो रही है, फिर फेल हो रही VBT है। फेल हो रही है, क्योंकि VBT में ऐसा कोई पॉस्टुलेट हम लोगों को बताया ही नहीं गया, ऐसी सिचुएशन का डिस्कशन ही नहीं किया गया कि जहां गठबंधन की सरकार हो, कुछ वीक फील्डिंग को स्ट्रांग हो, तो वहां पे हम लोग पेयरिंग कराएंगे नहीं कराएंगे, कुछ बताया ही नहीं गया। VBT में कुछ ऐसा कोई पॉस्टुलेट ही नहीं था, ठीक है। तो VBT नहीं बता सकती, लेकिन इसमें हम आपको बताते हैं होता क्या है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज ए केस ऑफ पार्शियल पेयरिंग, है ना। ये कैसा केस है, ये एक पार्शियल पेयरिंग का केस है, पार्शियल पेयरिंग होती है इसमें। पार्शियल पेयरिंग याद करो, कल मैंने बताया था कि जब भी s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पेयरअप होगा ही होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो उसमें s ऑर्बिटल वैलेंस सेल का तो करेगा ही करेगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट। बिना s के हाइब्रिडाइज किए अब P और D थोड़ी ना हाइब्रिडाइज हो पाएंगे। क्या ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें P3D2 ऐसे करके कोई हाइब्रिडाइजेशन पड़ा हुआ नो सर। है ना। तो s ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कंपलसरी होता है, ये होता है, और ये तभी हो पाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। तो बोलते हैं देखा गया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जब मेजर किया गया तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटली इतना आता है 3.9। उससे ये प्रेडिक्ट किया गया कि 3.9 कब आ सकता है, जब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, इलेक्ट्रॉन और और अभी इसमें 5 अनपेयर्ड है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो जाएंगे, और इसमें ये उसमें 4s वाला ही पेयर अप होगा 3D के किसी के साथ भी, है ना, क्योंकि ये डब्बा तो खाली चाहिए ही है हमें, है ना। लेकिन बाकी जो 3 है ये पेयर अप नहीं होंगे,
तो बोलते हैं इट इज ए केस ऑफ पार्शियल पेयरिंग, है ना। तो ये चाहो तो एक नोट लिख लो यहाँ पे, हियर पार्शियल पेयरिंग, सर पार्शियल पेयरिंग ऑफ, हाँ बोल बेटा। सर वो डी के तीनों पैर क्यों नहीं होंगे सर, मैं सुन नहीं पाया। अक्षर्स, हाँ देखो, ये वीबीटी तो कुछ बता ही नहीं पा रही है ना। वीबीटी यहाँ पे फेल हो चुकी है। फिर क्या किया गया, इस कॉम्प्लेक्स का चेक किया गया एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसका एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब देखा जाता है तो 3.89 समथिंग आता है। और 3.9 आने का मतलब हम लोग बोलते हैं कि इसका मतलब इसमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। अब आपको उल्टा खेल खेलना है, आपको इस तरह से पेयरिंग करानी कि 3 अनपेयर्ड बच जाने चाहिए, यस सर समझ गया। है ना। मतलब अपना आंसर निकालने के लिए कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा कि आपको जैसे ऐसे ही हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दिया जाए, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया जा सकता है जिसमें जानबूझ के कुछ वीक फील्ड लिगेंड बैठाल दिए जाएं, कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बैठाल दिए जाएं। अब आप टेंशन में आ गए कि अरे पेयरिंग कराएं कि ना कराएं, तो आपको फिर वो चुपचाप उस कॉम्प्लेक्स में का म्यू दे देगा, एक्सपेरिमेंटल क्या देगा, मैग्नेटिक मोमेंट। और उसको देख के आप पता लगा लेना कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अब पेयरिंग इस हिसाब से करना कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जस्टिफाई हो जाए, है ना। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे उतने होते ही रोक देना पेयरिंग। ऐसे केस को बोलते हैं पार्शियल पेयरिंग। तो यहाँ वही है, हियर पार्शियल पेयरिंग ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन अकर्स, ठीक है। बोलो भाई। और यस सर। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज इट्स, ये भी लिख लो, रीजन भी लिखो कि इसमें पार्शियल पेयरिंग क्यों करा रहे, बिकॉज इट्स एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 3.9 बोर। तो ये ऑब्जर्व किया गया, जब इसका एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट देखा गया तो वो इतना आता था। इस बेसिस पे इसको आंसर करने के लिए थ्योरेटिकली हमें, जब भाई कोई ना कोई तो हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा ना, थ्योरेटिकली आंसर क्या देंगे हम लोग, वीबीटी तो फेल हो गई यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देंगे, और जैसे ही देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन अब और ज्यादा पेयरिंग मत कराना, क्यों, नहीं तो फिर उसका एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट जस्टिफाई नहीं है, ठीक है। बोलो भाई। अच्छा बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 sp3 कितना कोऑर्डिनेशन है, sp3d2 sp3d2 sp3 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 डब्बे चाहिए उसको, 6 ऑर्बिटल चाहिए खाली खाली। तो एक 4s का हो जाएगा, 3 4p के और 2 d के। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और इसको, इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में वीबीटी फेल हो जाती है, और इसमें एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट का सहारा लेना पड़ता है, तब हम लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। बोलो भाई। तो ये लिख लो, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। कोई पूछे पैरा होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, तो बोलते हैं ना पैरा मैग्नेटिक, है ना। हाइब्रिडाइजेशन sp2d2 होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 होता है। ये मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें हम लोग को पता हो, मतलब कम से कम इसका म्यू आप लोग जरूर याद कर लेना, क्योंकि एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है जेई वालों ने कि ये कॉम्प्लेक्स दे दिया था उन्होंने, और इसका म्यू भी नहीं दिया था बच्चों को, और पूछा था हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो जिस बच्चे को थोड़ा याद होगा कि भाई 3.9 होता है क्योंकि थ्योरी में पढ़ाया जाता है ये, तो उसने बता दिया हुआ, अगर अदरवाइज है ना आंसर गलत भी हो सकता है। अगर आपने सभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दी तो आंसर गलत आने लगेगा, ठीक है।
तो आप समझ पा रहे हो ना कि वीबीटी में बहुत सारे क्या हैं, एजम्पशंस हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्या हैं, एजम्पशंस हैं। ठीक है, अभी मैं लास्ट में कुछ एग्जांपल और लिख दूंगा जिनमें वीबीटी फेल हो जाती है, लेकिन अभी मैंने आपको मेन एग्जांपल 3 केस आपको बता दिए। ठीक है, फिर मैं इकट्ठा एक जगह सारे एग्जांपल दे सही में दूंगा। थर्ड वाला दिखा दीजिए। हाँ, कौन सा? अच्छा, थर्ड वाला, ओके। सर लास्ट वाला राउंडिंग कॉम्प्लेक्स। सर हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? ओके सर। सर इसमें हम लोगों ने पेयरिंग सर इसमें NO प्लस की प्रेजेंस में से इसीलिए कराए हैं ताकि s ऑर्बिटल हमारा सर एम्प्टी हो। हाँ, उसको समझने के लिए ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये पार्शियल पेयरिंग हो रही है, एक F4s का एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहा है पीरियड का, उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये NO है, क्योंकि है ना, एक इसमें एक बैठा हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं बस कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। ठीक है, समझने के पॉइंट है। सर और जैसे अगर इसमें अगर और हाँ, इसमें अगर जैसे आपको एक पॉइंट ये मन में आ रहा होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पेयर अप हो रहे हैं ना, इनमें भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लोग CFT पढ़ेंगे, CFT में इसका बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हुए पेयर अप, है ना। हाँ, वीबीटी नहीं बता पा रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन CFT जब पढ़ेंगे तो उसका आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पेयर अप हुए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखो तो ये हो गया। अब जैसे देखो, ये अभी हमने पहला पॉइंट, पहला लिमिटेशन पढ़ा था, उसी में मैंने कुछ केसेस आपको डिस्कस किए। अब जैसे दूसरा लिमिटेशन है, देयर इज नो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वीबीटी में कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसके मैग्नेटिक डेटा मतलब जो हम लोग म्यू निकालते हैं, वो उसका कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं है। क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब? थ्योरेटिकल प्रूफ। उसका कोई थ्योरेटिकल हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, कि क्योंकि ऐसा इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि कई सारे कॉम्प्लेक्स में आप जब वीबीटी लगा के म्यू निकालोगे, ठीक है, वो उसका थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाएगा। और अगर उसका आप एनएमआर थ्योरी से निकालोगे म्यू, जो एक्सपेरिमेंटली होता है, तो वो मैच नहीं करता है। मतलब मतलब कि थ्योरेटिकली आ रहा है 3.9 और सही में उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है 5.9 या 2.9, जो कि एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करता है। तो कई सारे कॉम्प्लेक्स में ये भी देखने को मिलता है ना। बोलो भाई। सर हाँ बोलो, क्या करें? सर ये मतलब न्यू एक्सपेरिमेंटल न्यू थ्योरेटिकल किसी भी कंपाउंड में नहीं मैच करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी में भी नहीं मैच करता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे वीबीटी फेल होती है, मतलब जिन कॉम्प्लेक्सेस में वीबीटी फेल होने लगती है, वहाँ उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करता है ना, जहाँ पे वीबीटी फेल हो रही होती है ना। ये सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो सभी के लिए फेल होता तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते ही क्यों? हम लोग पहले ही, मैं आपको पहले ही CFT ना पढ़ा देता कि बेटा पहले जब वीबीटी से सारे मैग्नेटिक मोमेंट गलत आए थे, तो मैं आपको पहले ही CFT पढ़ा देता, है ना। तो ऐसा नहीं है। टेट्रा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में गड़बड़ियां कम मिलेंगी आपको, वीबीटी में ज्यादातर गड़बड़ियां 6 में मिलेंगी, और 6 में भी तब मिलेंगी जब उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल से ही बातें आपको बढ़िया से समझ में आएंगी।
जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स ले लिया CrCN3 होल 6 3 ठीक है, CrCN6 3 ठीक है। इसका जब आप VBT से निकालोगे, जैसे जरा इसमें VBT क्रोमियम से करो जरा, एटॉमिक 24 होता है ना, 4s1 3d6, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रोमियम +3 में बैठा हुआ है, तो 4s0 3d4, ठीक है ना, तो वहाँ सही पे है। 4s2 3d4 होगा। तो यस सर, 3d6 लिखा है आपने। 4 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है, तो यस यहाँ पे 4 हो जाएगा, है, यस क्योंकि मुझे तीन तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक S से निकल जाएगा, 2 D से, तो यहाँ 3D से होगा। अब सही, भाई क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही एक्सेप्शनल होता है। अब देखो, अगर आप VBT करोगे तो VBT के हिसाब से क्या करोगे, VBT के हिसाब से 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, ठीक है, और इसमें लीगेंड कौन से हैं, साइनाइडो कैसे लीगेंड है, SFL है, तो पेयरिंग कराओगे कि नहीं कराओगे, बताओ, एचिव कराओगे कि नहीं कराओगे, उसके हिसाब से म्यू 1.7 है ना। हाँ, VBT के बेसिस पे तो पेयरिंग करानी ही पड़ेगी भाई, VBT तो यही बोलती है ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन पेयरिंग करा देते हैं 3D सीरीज में, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो इसका जब म्यू निकालते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का व्यू एज पर VBT निकालते हैं, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो ये कितना आ रहा है, इतना है, यस 1.7, है ना। लेकिन बेटा जब इसका एक्सपेरिमेंटल मूवमेंट निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो ये आता है 3.9, और ये CFT से एक्सप्लेन हो जाता है, ये VBT से नहीं एक्सप्लेन होता है, लेकिन CFT जो थ्योरी पढ़ेंगे उससे एक्सप्लेन हो जाता है कि इसका 3.9 क्यों आ रहा है, मतलब आप निकालोगे तो इतना ही आएगा 3.9, लेकिन यहाँ पे VBT जब लगा रहे हैं तो VBT से आंसर गलत आ रहा है, तब इसका बैलेंस मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है ये रॉन्ग आ रहा है। तो ये यहाँ VBT फेल हो रही है, देखा जाए तो यहाँ पे फेल होने के पीछे एक रीजन कह सकते हैं कि भैया कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और लीगेंड कैसे स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादातर ऐसे केसेस में ही VBT फेल होती है, ठीक है, ज्यादातर इस तरह के केसेस में VBT फेल हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग को फिर CFT से करना बेटर रहता है, जब भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड हो, तो मैं आगे आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप VBT मत लगाइएगा क्वेश्चन में, वहां पे आप CFT वाली थ्योरी से करेंगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात है कि पता होगा, हम लोग की सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी तो हम लोग CFT लगाएंगे ना, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ गया ये बात, यस सर क्लियर हो है ना। अच्छा, तीसरा लिमिटेशन ये है कि VBT जो है वो कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है, मतलब हम लोग जो भी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स मान लो कलर्ड है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, या जैसे किसी कॉम्प्लेक्स का कलर रेड आ रहा है तो रेड ही क्यों आ रहा है, ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन ही क्यों आ रहा है, तो ये जो कलर के पीछे एक्सप्लेनेशन है, स्पेक्ट्रा की जो बात है, ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाती। देखो साफ साफ लिखा हुआ, इट हैज नथिंग टू से अबाउट द स्पेक्ट्रा कलर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो VBT कलर को एक्सप्लेन करने के रिस्पेक्ट में फेल हो जाती है। चौथा जो पॉस्टुलेट है वो कहता है चौथी जो लिमिटेशन है वो कह रहा है इट it does not give a quantitative interpretation of thermodynamic और kinetic stability of coordination compound। देखो बेटा, VBT की हेल्प से कभी भी जैसे आपको 2 या 3 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाए और पूछा जाए बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, तो भैया हम लोग नहीं बता सकते हैं, VBT से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को नहीं कंपेयर कर सकते हैं गिवन कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। VBT थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक स्टेबिलिटी
को एक्सप्लेन करने में असमर्थ है, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट, इट डज नॉट मेक ए एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। हाँ बोलो बेटा, क्या नहीं सर, करो? कुछ नहीं, सॉरी सर। It does not make a exact predictions regarding the tetrahedral and square planar structure of four coordination number complex। ठीक है, तो ये भी बोला जाता है कि कुछ फोर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स में उसका शेप टेट्राहेड्रल कब होगा और स्क्वायर प्लेनर कब होगा। ठीक है, ये वीबीटी में कई बार इसमें भी गड़बड़ियां हो जाती हैं। ठीक है, बोलो भाई कि पता चला कि तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है और sp3 के हिसाब से टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन पता चला कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है, लेकिन कुछ रेयर ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। फोर कोऑर्डिनेशन नंबर में बहुत रेयर कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें ऐसा होता है, अदरवाइज तो वीबीटी लग जाती है फोर कोऑर्डिनेशन में। और सबसे लास्ट में देखो उसने बोला है, सबसे लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, है ना। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, ये ऐसा क्यों कह रहा है? बोलो भाई, कोई मुझे बताएगा? सर 3D और 4D 5D में अलग अलग पैटर्न हो जाता है हाँ, इसलिए। इस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी लीगेंड में, जैसे हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी लिमिटेशन है कि वो 3D सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी लीगेंड बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता है। मतलब हम लोग कहें कि वाटर एक वीक फील्ड लीगेंड है, अरे गलत हो जाएगा इस स्टेटमेंट। हाँ, वाटर अगर 3D सीरीज के एलिमेंट के साथ बना रहा है तो फिर वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। हाँ, ये बात थोड़ी ठीक है। उसमें भी कोबाल्ट 3+ एक केस आया था, अभी बताया था मैंने कि कोबाल्ट 3+ के साथ वाटर भी कैसे बिहेव करने लगता है स्ट्रॉन्ग की तरह। तो बहुत कोई एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं है स्ट्रॉन्ग और वीक में, और वही बात है कि बहुत सारी लिमिटेशन है 3D सीरीज के लिए, तो थोड़ा बहुत बोल भी सकते हैं हम लोग, लेकिन सभी के लिए इन जनरल नहीं बोल सकते। मतलब कोई लिगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा या कब स्ट्रॉन्ग होगा कब वीक होगा, इसका कोई सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है। बेटा नेट चला गया था। यस सर। सर बोल बेटा। सर इन सभी पॉइंट्स को सीएफटी एक्सप्लेन कर देती है, और सर जो पॉइंट वीबीटी में सही था वो भी सीएफटी एक्सप्लेन कर देती है, तो सर हम डायरेक्ट सीएफटी क्यों नहीं अप्लाई करते? बिल्कुल सही बात बोली है। अच्छा ये बताओगे, एक मेरा क्वेश्चन का जवाब बताओ। यस। पहले आपको 11th क्लास पढ़ाई जाती है, उसके बाद 12th क्लास पढ़ाई जाती है, आपको डायरेक्ट क्यों नहीं 12th पढ़ा यस दिया था? बताओ आंसर दो। नंबर फिर 11 में पता चल जाना चाहिए ना कि कैसा होने वाला आगे। तो 11th में बेस पहले बनाया जाता है ना, पहले बताया जाता है कि कोवलेंट यस। बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर क्या होता 11th में डरा देते हैं, जिससे 12th में है। डरा देते हैं।
तो 12% नहीं हो बेटा, जाएगा ताकि डराया नहीं जाता है, वो सच्चाई बताई जाती है, और सच्चाई डरावनी भी होती है कई बार। तो देखो, बेस बनाने के लिए भाई 11th में जब आपको डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया जाएगा, तो तब तो बीटेक में जब जाओगे तो फिर डबल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशियल इक्वेशन वो सब कैसे सॉल्व करना सीखोगे, एडवांस मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो वही बात है कि भाई छोटी क्लासों में बेस बनाया जाता है। अब वीबीटी इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि वीबीटी में आपका बेस बन गया, आपको बेसिक बातें पता चल यस गई कि हाँ कैसे हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन होता है ना, कैसे होता है। यस अब वो बात अलग है, वीबीटी ज्यादातर कॉम्प्लेक्स के लिए फेल हो रही है, वो बात अलग है। अब वही बात है, 11th में पहले आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया गया, तो पहले रदरफोर्ड मॉडल बताया गया, फिर बोर, सीधे श्रोडिंगर क्यों नहीं बता दिया गया? अगर सीधे श्रोडिंगर पढ़ाया जाता तो तुम लोग कहते मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा नहीं, मैं कॉमर्स ले लूंगा। ठीक है, आप लोग अपने मम्मी पापा से क्या बोलते कि सर पापा मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा, मैं कॉमर्स लेना पसंद करूंगा, उसमें क्या पढ़ाते रहते हैं? तो मेरी बात समझा, यस इसलिए देखो कोई भी टफ चीज है तो उससे पहले बेस बनाया जाता है, और केमिस्ट्री में खास करके कि जिससे आगे वाली चीजें आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब मैं एक आपको लास्ट केस बताने जा रहा हूँ जिसमें वीबीटी फेल हो जाती है, और ये एक रेयरेस्ट केस होता है। इट इज अ रेयरेस्ट केस ऑफ वीबीटी जिसमें फेल हो रही है, रेयरेस्ट केस जिसमें बोल सकते हो एक्सेप्शनल केस, है ना। तो लिख लो, इसको भी खत्म करो यार, रेयरेस्ट एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस में भी रेयरेस्ट है ना, मतलब ये बहुत स्पेशल टाइप का केस है। चलो भाई, जहां वीबीटी फेल हो रही है उसके रिस्पेक्ट में देखो, तो इसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो ये एक स्पेशल केस मान सकते हो। ठीक है, देखो अगर कभी 3D सीरीज का कोई मेटल हो, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड, उसका कॉन्फ़िगरेशन करने पे मतलब किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर में वो D9 का केस बन रहा हो। समझना मेरी बात, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हो? 9। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर 2+, एक एग्जांपल भी लिख दिया मैंने। कॉपर जब भी 2+ में होगा तो D9 का केस हो जाएगा, है ना, क्योंकि न्यूट्रल कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1 3d10। तो कॉपर 2+ का क्या होगा? 3d9 हो जाएगा। ठीक है, तो समझो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 3D सीरीज का मेटल हो, है ना, और उस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो 3d9 का केस बन रहा हो। ठीक है, और लीगेंड कैसे हो? लीगेंड कैसे हो? SFL। लीगेंड कैसे हो इस पेट्रोकेमिकल सीरीज के रिस्पेक्ट में? लीगेंड कैसे हो? SFL। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4 का मैंने बताया था कि रेयर केस होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? स्क्वायर प्लेनर। ऐसे कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। जबकि आप वीबीटी से करोगे तो टेट्राहेड्रल आएगा, वीबीटी से करोगे तो sp3 आने लगेगा। ठीक है, अच्छा भाई, पूरे कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल बताया दे रहे हैं। चलो, ये कुछ ही है, इनको पहचान लेना भैया, कभी भी दिख जाए। जैसे ये कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4 2+, इसमें कॉपर 2+ में बैठा हुआ है, और लीगेंड कैसे है? SFL। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4, है ना। सारी बातें फिट हो रही हैं, जी सर। है ना। कहीं भी दिख जाए ये कॉम्प्लेक्स, सीधे स्क्वायर प्लेनर बोल देना, निकालोगे तो टेट्राहेड्रल आएगा वीबीटी से। ठीक है, देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है इसको। एक ये देखो, इसी का बड़ा भाई CuCN होल 4। ये बहुत स्पेसिफिक है, मतलब ये दो ही एग्जाम्पल ही मिलेंगे आपको, है ना। बहुत रेयर केस है कि आपको ऐसा देखने को मिले।
एक इसमें pyridine वाला लिख लूंगा, मतलब बहुत रेयर है कि आपको ये मिले। बस वो कंडीशन ध्यान रखो, कॉपर 2+ में बैठा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये सभी आपके इनर ऑर्बिटल पहले वाले का कॉम्प्लेक्स आपने होते हैं। शेप क्या बताया? सभी का शेप स्क्वायर प्लेन है, So ये ऑल एक्सेप्शन आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये सभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो DsP2 होता है, नॉट sp3, क्योंकि आप निकालोगे तो sp3 आएगा, VBT से जब इसको करोगे तो sp3 आएगा। ठीक है, जैसे करके देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लो। देखो सर ये सब जो है वो क्रिस्टल फील्ड में नहीं होंगे ना एक्सेप्शन? ये जो पढ़ रहे हो ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड में भी नहीं है। मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैसे तो 99% केस में लगती है, मतलब उसके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एक्सेप्शन कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो पढ़ रहे हो ना, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट वाला केस है। मतलब ये CFT VBT दोनों का एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ। ये CFT VBT में तो फेल हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन CFT के पास भी नहीं है, मतलब CFT भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है बेटा, है ना। इसके बाद एक एडवांस थ्योरी और होती है, मैंने शायद पढ़ाया हो बताया होगा, लीगेंड फील्ड थ्योरी। यस लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन लीगेंड फील्ड थ्योरी से मिलता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं आप तभी बता दे रहा हूँ कि होता क्या है इसमें, इसमें क्या कहानी है वो थोड़ा बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इस बात का। ठीक है, देखो इसका अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, डिंग 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 टका डिंग, बन गया। देखो 3D 4S 4P, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 9, ठीक है। 4S खाली हो गया है। बोलो भाई, तो होता क्या है कि अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो आप कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो नहीं पाएगा, तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बता दोगे? sp3। कोई भी है कि जिसको नहीं पता वही आंसर गलत दे देगा, sp3 बता देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, sp3 नहीं होता है। रीजन क्या होता है इसमें, होता क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ क्या होता है। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, डी सबसेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइट होकर चला जाता है किसमें? 4p में। ये सीधा जंप मारता है, लॉन्ग जंप मारता है ये, 4s में भी नहीं जाता है, किसमें जाता है वो? 4p में। और 4p में भी ये भी स्पेसिफिक है कि 4p जेड में जाता है, इतना ज्यादा स्पेसिफिक है ये। 4px 4py में नहीं जाएगा, 4p जेड में जाएगा, और जिसकी वजह से इसकी एक्साइटेड स्टेट ऐसी बनती है। ठीक है, और एक ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हो डी सबसेल का, dx² - y², ये जो खाली होता है वो ये वाला खाली होता है इसमें, dx²/y², ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन इसका DsP2 आता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप पूछोगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों जंप हो गया, तो ये LFT से एक्सप्लेन होता है, लीगेंड फील्ड थ्योरी से। तो वो पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, कोई सिलेबस में नहीं है, बस इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होकर 4p जेड में चला जाता है, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करता है। लेकिन ये एक ही केस है पूरी केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री में यही एक सिंगल केस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर अप होते हैं, या उल्टा 4s से 3D में चले जाते हैं पेयरिंग के चक्कर में, है ना। यहाँ तो उल्टा वो बगावत कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, है ना, बगावती इलेक्ट्रॉन है ये तो
ये ना तो CFT से एक्सप्लेन होता है, ना ये VBT एक्सप्लेन करती कि ऐसा क्यों होता है। इसका एक्सप्लेनेशन LFT से दिया जाता है और D9 के कॉम्प्लेक्स में ही होता है। 3D9, वो भी 3D9, ये भी ध्यान रखना। 4D9 और 5D9 में ऐसा नहीं होता है। 4D 5D9 में नहीं होता है, 3D9 में होता है। तो बस बहुत रेयर केस है। आप बस एक बार पढ़ लोगे और कहीं पे आन लो आ गया ये एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर मुझे इसका क्या देना है। ठीक है। सर वैसे इतने स्पेसिफिक केस जिसमें LFT का यूज हो एक बार ये ऊपर पूछा स्क्रॉल कर क्या? दीजिए। क्या करो बेटा? सर जैसे इतने स्पेसिफिक केस है जिसमें LFT से एक्सप्लेन भी हो रहा है, तो ये पूछा जाता है कभी, मतलब याद ही करना है। यस, ये एक ही केस है एक्चुअली, इसलिए पूछा जाता है। अगर ऐसे 10-15 केस होते तो शायद ना पूछा जाता, है ना। लेकिन एक सिंगल केस है, इसलिए हमारे सिलेबस में है ये। और इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको खूब सारे, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है 4 ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन पड़ा हुआ है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय टीचर्स को ऐसे कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली इनमें आंसर गलत दे देते हैं। वही अगर VBT लगाएंगे तो आंसर गलत दे देंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, जैसे स्कूल लेवल में तो ये सब बातें होंगी नहीं। स्कूल लेवल में तो VBT भगवान है, खुदा है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में तो ये सब एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए कि भैया देख के पहचान लो, है ना। तो बस इतने ही है, अब नहीं है, मतलब आप ये ना सोचो कि अभी बहुत सारे और याद करने। ये कुछ ऐसे केस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके लिए तो मैं बोलूंगा कि इसको रट्टा लगा लो। मैं रट्टा लगाने के लिए बहुत कम ही बोलता हूँ वैसे भी, लेकिन ऐसे केसेस में तो आप यार रट्टा लगा लो तो बेस्ट है कि देखते ही आप बोल दो कि हाँ भाई स्क्वायर प्लेनर है DSP2। ठीक है। यस सर। तो VBT का लिमिटेशंस हो गए, सारे कंप्लीट कर हो गए। अब CFT पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो पढ़ेंगे वो CFT पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी वो पूछे आते हैं। ठीक है। अच्छा, नोट्स अभी तुम लोग को होमवर्क वही है जो कल का होमवर्क है, वही आज का होमवर्क है। ऐसा नहीं कि आपको आज कोई मैं नया होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, वही VBT तक कर लेना है। सेक्शन D था शायद, मेरे ख्याल से सेक्शन D था कि E था, कौन यस सा? सर। सर डी। हाँ, अप टू सेक्शन D, है ना। यस और बाकी देखो कुछ क्वेश्चन में तुम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजूंगा, वो चाहो तो कर देना आप लोग। ठीक है। बाकी सीट में, अच्छा ये कह रहा था कि तुम लोगों का, चलो ठीक है, वो चलो देखते हैं संडे को। अगर संडे टाइम मिलेगा तो एक मैं सोच रहा हूँ CFT के लिए क्लास रखूँ एक्स्ट्रा। और लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है संडे को ना मिल पाए मुझे टाइम, एक काम भी है कुछ। तो देखता हूँ, अगर बन जाएगा तो मैं सैटरडे को इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। सर अगर टाइम तो मिल फोर्थ जाता है को तो सर इवनिंग किस नहीं रखूंगा तो मॉर्निंग में रखूंगा, इवनिंग में तो पॉसिबल नहीं है वैसे। सर प्रीवियस क्लास के लेक्चर प्लीज भेज दीजिए, पिछली ही क्लास के बस। सर आज रात में मैं बेटा बैठूंगा, सारे लेक्चर दे दूंगा। मैं 2-3 दिन से थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए भेज नहीं ठीक पा है रहा हूँ, सर, थैंक यू है सर। ना। आज मैं भेज दूंगा सर। सर आज ठीक है। जो आपने पहला क्वेश्चन कराया था, तो सर उसमें जो आपने थंब रूल बता हाँ रहे थे हाँ, सर, वो एक बार बता दीजिए क्या होता है। पहला कौन सा था? अच्छा, ये वाला ना, ये क्वेश्चन। हाँ हाँ सर, तो इसमें हाँ इसमें थंब रूल ये है कि जब भी बेटा आयरन या क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन या क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन या क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है, उसके साथ लीगेंड अगर NO बैठा हो तो वो हमेशा NO प्लस फॉर्म में होता है, कैटायनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमेशा कैटायनिक फॉर्म में होता है। उसको आप डायरेक्ट ले सकते हो, मतलब इस पॉइंट को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, सर इस तो यही पॉइंट को आप थंब रूल डायरेक्ट, है। हाँ यही था रूल है। ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि सर NO दो फॉर्म में रह सकता है ना, NO प्लस भी एंड न्यूट्रल भी। लेकिन आयरन और क्रोमियम के साथ NO प्लस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सर
हाँ बोलो बेटा। सर आपने एक चीज बताई थी कि मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड होते हैं उसमें कुछ केसेस में जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एसएसएल, तो उन केसेस में मतलब बीडीसी फेल हो जाता है, तो मतलब वो नोट कर ले उसी के लिमिटेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और एसएफएल है तो फेल होने के चांसेस रहते हैं। इसमें भी ये नहीं कहना कि हमेशा फेल हो जाती है, ऐसा नहीं है। मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और एसएफएल है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वीबीटी ज्यादातर केस में फेल हो जाती है। लेकिन अब ये एग्जैक्टली मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी सीएफटी जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको मैं और प्रिसाइसली बताऊंगा कि D1 टू D4 नहीं फेल होती है। हाँ, D1 टू D3 नहीं फेल होती है, D4 टू D7 फेल हो जाती है और फिर उसके बाद D8 और से D10 में नहीं फेल होती है। तो वो अभी जब सीएफटी पढ़ोगे तो वहां पे रीजन बताएंगे पूरा, तब आप लोग को समझ में आएगा चीजें। ऐसे तुम्हें फिर रटना बहुत पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको मैं रटाऊं। ठीक है, तो अभी बस मैंने आपको एक रफ स्टेटमेंट बोला है केवल। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलो फिर ठीक है, ओके, है ना, एंड करता हूँ मैं।